हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर में आपको गैस तक मैं बता चुका था। 11th क्लास का चैप्टर 1 था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर क्या होते हैं, चलिए वो समझते हैं। जैसे कि आपको मिक्सचर के बारे में पता होगा कि मिक्सचर में देख लेते हैं कुछ टिप्स। एंड यहाँ पे देखो क्या करा, प्योर एंड इम्प्योर मिक्सचर सब्सटेंसेस। इसका मतलब ये हो गया द हैव मिक्स्ड कंपोजिशन वेयर एज mixture may contains the component in any ratio and their composition is variable। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज और सम एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ये सब जो है प्योर सब्सटेंसेस है, प्योर सब्सटेंसेस का एग्जांपल है। जैसे अब मिक्सचर में हम समझेंगे कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर में जैसे कि आप जानोगे यहाँ पे, जैसे ये आपका हो गया होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इस पे हम स्टडी करेंगे। जैसे कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। जैसे कि ये सब आपको 10th क्लास में आप थोड़ा सा पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताऊंगा, आप समझ जाओगे। अब समझिए होमोजीनियस मिक्सचर से जानने से पहले कि मिक्सचर होता क्या, व्हाट इज मिक्सचर, मिक्सचर किस तरह का बिहेव करता है। जैसे कि मिक्सचर को हम जानने का कोशिश करेंगे तो इसमें यह कहा जा रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ। जैसे मिक्सचर का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो कि कोई ये एक बीकर है, इस बीकर में मान लो वाटर है, क्लियर, और इसमें हमने चीनी को मिलाया। जब हमने एक बीकर में चीनी और पानी को मिलाया तो उसका एक सॉल्यूशन तैयार हुआ। क्या हुआ, उसका एक सॉल्यूशन तैयार हुआ। और उस सॉल्यूशन और चीनी को हम यहाँ पे ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ। ये ब्लैक कलर का चीनी हो गया और ये इस कलर का रेड कलर का ये वाटर हो गया। देख लो यहाँ पे रेड कलर का वाटर हो गया। जब ये दोनों का आपस में मिक्स किया गया तो इस तरह से मिला कि जो अपने मिलने के बाद भी अपने गुण को बनाए रखा, उसे हमने मिक्सचर कहा। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में, पदार्थ यानी पदार्थ आपस में इस प्रकार मिले होते हैं कि प्रत्येक अपने गुणों को बनाए रखता है, उसे कहा जाता है मिश्रण। जैसे चीनी का घोल हो गया, वायु हो गया, मिट्टी हो गया, एलपीजी, बारूद, ये सब जो हो गया मिक्सचर हो गया। मिक्सचर में होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस दोनों आ गया। मिक्सचर में कुछ ऐसे भी टिप्स एंड ट्रिक देख लो, जैसे कि 2 or more substances are mixed together in such a way that each retains its own properties, that's called mixing। जैसे कि ये हमने आपको समझा दिया मिक्सचर क्या होता है। अब मिक्सचर में हम समझेंगे होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है यानी समांगी मिश्रण क्या होता है, एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है। चलिए समझते हैं। अब देखो होमोजीनियस मिक्सचर में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले कलर चेंज कर देता हूँ। देखो यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि समांगी मिश्रण, इसका नाम में ही छुपा होमोजीनियस। होमो का मतलब कि देखो होमोजीनियस का मतलब ऐसे आप समझ सकते हो कि जो अपने गुणों को इस प्रकार से बनाए रखता है कि ताकि पता न चले सभी और सभी अंशों की ओर उसका समान स्थिति बनाए, अपने गुण को बनाए रखा है सभी ओर। तो उसी को हम पढ़ेंगे। उसी तरह समांगी मतलब चारों ओर इसका समान मिश्रण किया गया है। तो चलिए समझते हैं। किसी मिश्रण को समांगी तब कहा जाता है जब इसका संगठन सर्वत्र एक समान हो। वही किसी मिश्रण कोई मिक्सचर दे दिया गया आपको, ठीक। आप उसको कैसे पता करोगे कि ये समांगी है या विषमांगी है, यानी कि होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। क्योंकि अगर देखेंगे उसका सभी और एक समान सर्वत्र सभी जगह एक समान हो, यानी कि उसका संगठन एक समान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। जैसे कि जल में चीनी को जैसे घोल दिया मैंने, जैसे चीनी का विलयन के मिश्रण में, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, चीनी और जल को ले लेते हैं। देख लो यार, चीनी और जल को मैंने लिया। चीनी और जल को एक मन में इमेजिन करो कि एक बीकर में रखा चीनी और जल को और उसको मिला दिया, मिक्स कर दिया। तो विलयन के, और विलयन जब बन गया तो विलयन के मिश्रण और विलयन का जो मिश्रण में चीनी और जल का संगठन सर्वत्र समान होता है। और जब मिलने के बाद चीनी और जल का संगठन समान होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल में, जैसे कि बीकर में आपने चीनी को मिलाया, चीनी और वाटर को मिलाया, तो ऐसा तो नहीं है कि ऊपर में ज्यादा मीठा लगेगा नीचे में कम मीठा लगेगा। इसमें देखोगे जब आप पियोगे, आप शरबत पिए होंगे तो सभी जगह उसका मीठा बराबर होता है। तो इससे हमको ये पता चला कि ये इसको हम होमोजीनियस यानी कि समांगी मिश्रण कह सकते हैं। तो ये आपको पता चल गया। तथा सभी अंशों में समान मिठास होता है, और उसका सभी अंशों में क्या होता है, समान मिठास होता है। और सभी समांगी मिश्रण
जो जितना भी समांगी मिश्रण है उसको विलयन कहलाते हैं, और सभी समांगी मिश्रण को विलयन हम कह सकते हैं। क्लियर? इतना दूर तक आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम आगे समझते हैं। आगे हम समझेंगे हेट्रोजीनियस। अब हेट्रोजीनियस क्या होता है? किसी मिश्रण को विषमांगी कहा जाता है तब यदि इसमें सर्वत्र एक समान संगठन न हो, उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक बीकर लिया। क्लियर? अब इस बीकर में रेड कलर से हमने वाटर रखा। क्लियर? ये वाटर को रेड कलर से दिखाया गया। और यहाँ पे देखो येलो कलर का जो है ये कंकड़ है, यानी रेत समझ लो इसको, रेत है। देखो यहाँ पे एक और रेत को जैसे हम इसमें डालेंगे, रेत क्या होगा? नीचे आके बैठ जाएगा। रेत जब नीचे आके बैठ जाएगा तो पानी तो ऊपर रहेगा। तो इससे हमको ये पता चला, इसमें गया तो रेत को जब डालने पे ये नीचे चले गया, तो ये ऊपर में ये पानी है और नीचे क्या है? रेत है आपका। और ऊपर में टोटली आपका यहाँ पे जितना है पानी है, वाटर है, और नीचे रेत है। तो ये अच्छी तरह से नहीं मिला, और चारों ओर इसका जो है मतलब कि समान संगठन नहीं है, जिस कारण से हम इसे हेट्रोजीनियस यानी कि विषमांगी मिश्रण कह सकते हैं। यही था विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल। क्लियर? आपको उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे समझते हैं। चलिए कुछ मजेदार टिप्स एंड ट्रिप्स समझते हैं, कुछ रिएक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमने एक लोहा लिया। लोहा को आप जानते हो, इसको Fe से डिनोटेट करता है। और इसको यहाँ पे देखो एक चीज, इस लोहा में हमने क्या मिला? लोहा में हमने सल्फर डाल दिया, अच्छी तरह से मिला दिया। सल्फर को टुकड़ा को लोहा में मिला दिया। अब हम आपस यहाँ पे एक चुंबक लाएंगे। चुंबक को हमने ब्लैक कलर से दिखाया, ये एक तरह से मैग्नेट है। ये आपका क्या हो गया? मैग्नेट। मैग्नेट हो गया ये आपका, यानी कि चुंबक हो गया। देखिए जब इसको हमने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद जब ये आपस में, जैसे कि यहाँ पे देखो, मिक्स करने के बाद अब हम इसको हम इस कलर से दिखा देते हैं, और इसको हम रेड कलर से दिखा देते हैं समझाने के लिए आपको। जब आपस में इन दोनों को जब हमने मिलाया, जैसे कि लोहा और सल्फर को मिलाया, तो यहां से जब हमने इसको मैग्नेट को यहाँ पे लाया, मैग्नेट किस कलर का था? ब्लैक कलर का। देखो यहाँ पे जब मैग्नेट को यहाँ आसपास में लाया, तो लोहा को ये अट्रैक्ट कर लेगा, लोहा को अपने ओर खींच लेगा। लोहा को अपने ओर खींच लेगा। लोहा को खींचने का मतलब, लोहा किस कलर का था? रेड कलर का। तो रेड कलर जितना भी है इधर चले जाएगा, यानी कि लोहा इधर आ जाएगा। तो ये आपका क्या है? Fe को अट्रैक्ट कर लिया। कौन किया? तो मैग्नेट किया। तो ये इतना तो आपको समझ में आ गया। उसी प्रकार के एक प्रकार का था। चलिए दूसरा प्रकार समझ लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं, दूसरा रिएक्शन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर लोहा लिया हमने, फिर यहाँ पे सल्फाइड है। जब लोहा और सल्फर को हमने मिलाया, लोहा और सल्फर को जब हमने मिला दिया पूरी तरीका से, यानी कि ये दोनों का रिएक्शन कराया लोहा और सल्फर का, तो वहां पे हमने मिलाया था, यहाँ पे हमने रिएक्ट कराया। जब रिएक्ट कराने के बाद यहाँ पे बन गया क्या? FeS, यानी कि आयरन सल्फाइड बन गया। यहाँ पे लोहा को Fe को हम आयरन बोले और S को सल्फाइड बोले, तो यहाँ पे बन गया आपका आयरन सल्फाइड। तो आयरन सल्फाइड जो बना, आयरन सल्फाइड, ये आप नोट कर लो। ये जो आयरन सल्फाइड बना, ये क्या करेगा? जब हम आयरन सल्फाइड जब बना, तो इसके पास जब हम मैग्नेट को लेके जाएंगे, ये मैग्नेट को जब लेके गया हमने, तो ये अट्रैक्ट नहीं कर पाया, इससे नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इसका काम क्या था? ये चुंबक से अट्रैक्ट होता था, इसका नेचर था चुंबक से अट्रैक्ट होना, इसका था नहीं होना। जब ये दोनों को हमने मिलाया, क्या कि दोनों का गुण अलग था, इसका गुण अलग था, इसका नेचर अलग था। दोनों को मिलाने के बाद मतलब ये दोनों से बिल्कुल भिन्न इसका ये बन गया, यानी कि फेरस सल्फाइड बन गया। यानी कि दो या दो से अधिक तत्व आपस में इस प्रकार मिले होते हैं कि नए गुण का निर्माण करते हैं, एक तरह का कंपाउंड फॉर्म कर दिया। अब आगे समझते हैं, एक और ले लेता हूं मैं यहाँ। चलिए अब आगे समझते हैं, एक और ले लेते हैं। चलिए इस बार हमने लिया H2 यानी हाइड्रोजन लिया और O2 लिया। जब H2 और O2 को आपस में इस प्रकार से रिएक्ट कराया, तो बन गया आपका जल। क्या बन गया? मिलाने पे नहीं, H और बन गया आपका जल। तो जल जब बना, ये इसको पानी बोले, ये एक तरह का कंपाउंड फॉर्म कर गया। क्या कर गया? कंपाउंड फॉर्म कर गया।
अब एक चीज यहाँ पे देखना, यहाँ पे इसमें रिएक्ट कराया हमने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया। आप कभी भी इस प्रकार से एग्जाम में लिखा हो कि मिला दिया, तो मिलाने से नहीं होता, रिएक्ट कराने से होता। अब देखो, अगर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन गैस डालकर कभी कभी किसी चीज का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होने के कारण, यानी कि अट्रैक्ट अधिक होने के कारण किसी चीज को मिला देने से भी रिएक्ट हो जाता है। लेकिन हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने जब रिएक्ट कराया तो वाटर फॉर्म हुआ, और ये एक तरह का कंपाउंड है, ऐसे समझ सकते हो। जेन्युइन में ये समझाना चाहता हूं। अब यहाँ पे देखो, अगर हाइड्रोजन में, अब यहाँ पे देखो एक बीकर लिया हमने, ठीक, इसमें हाइड्रोजन गैस को हमने इस कलर से दिखाया, हाइड्रोजन गैस है। ये कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस। क्लियर? अब देखिए, अगर एक बीकर में हाइड्रोजन गैस में हम ऑक्सीजन को डाल दिए, जब हमने हाइड्रोजन को गैस में ऑक्सीजन को डालकर डाला तो जलाने पर क्या हो गया, और जब ये दोनों को मिलाने के बाद जब हमने नीचे से आग दिया, आग को यहां दिखा देता हूं, जलाने पर क्या बना? जलाने पर ऑक्सी हाइड्रोजन गैस बनते हैं, और जब ये निकला इससे तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सी हाइड्रोजन गैस, ऑक्सी हाइड्रोजन गैस। ये इस प्रकार से हो गया आपका। क्लियर? उसी प्रकार से चलिए एक और ले लेते हैं, सोडियम लेते हैं और क्लोराइड भी लेते हैं। अब यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले हमने क्या किया, सोडियम और क्लोराइड को लेने से पहले सोडियम को लिया और क्लोराइड को लिया। अब देखिए, सोडियम का स्वभाव कैसा है? सोडियम जहरीला है। ये क्या है? ये जहरीला है, और सोडियम सॉफ्ट भी है, इसको काट सकते हैं चाकू से। और क्लोरीन जो है नाक में, एक तरह से समझ लीजिए कि नाक में चुभती है। क्लोरीन जो है नाक में चुभती है, इसका स्मेल। तो क्लियर? जब ये दोनों का आपस में रिएक्ट हुआ तो बन गया आपका NaCl, जिसको हम क्या कर सकते हैं? खाते हैं। जिसको हमने खाया तो हमको इससे ये पता चला, ये भी एक तरह का कंपाउंड फॉर्म हो गया कि दो या दो से अधिक तत्व आपस में, दो या दो से अधिक तत्व, देखिए एक एलिमेंट यहाँ पे हो गया, एक एलिमेंट यहाँ पे, दो या दो से अधिक तत्व, एक और एलिमेंट को भी जोड़ सकते हैं। अभी दो है तो ठीक है, चलिए, दो या दो से अधिक तत्व आपस में इस प्रकार निश्चित अनुपात में मिले होते हैं कि जो नए गुण का जो फॉर्मेशन होता है, नया गुण वाला पदार्थ बनता है। ये नए गुण वाला यहाँ पे पदार्थ का, यानी नए सब्सटेंस का, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? इतना दूर तक आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे एक चीज और देखो, यहाँ पे H2O2 जो जब मिला, ये हाइड्रोजन है, अत्यंत ज्वलनशील है, और O2 जो है पर, यानी कि समझ लीजिए कि एक तरह से सहायता करता है हाइड्रोजन को जलाने में। जब भी हाइड्रोजन कहीं हो, बिना ऑक्सीजन का नहीं जल सकता। ऑक्सीजन वहां पे गया, ऑक्सीजन क्या किया? हाइड्रोजन को जलाने के लिए, और समझ लीजिए प्रमोट कर रहा है हाइड्रोजन को जलने में और ज्यादा ऑक्सीजन। और जब ये दोनों आपस में मिल जाता है तो बन जाता है पानी, और यानी जल बन गया। और जल क्या करता है? आग को बुझाने के काम आता है। क्लियर? इतना दूर तक आपको समझ में आ गया होगा, एक तरह का कंपाउंड के बारे में मैं बता रहा हूँ। अब हम आगे पढ़ेंगे एलो, क्या होता है एलोट्रोप, चलिए समझते हैं थोड़ा सा। अब देखिए एलोट्रोप क्या होता है। यहाँ पे क्या करा कि एलोट्रोप जो होता है एक तरह का द एक्सिस्टेंसी ऑफ एन एलिमेंट इन टू और मोर केमिकल सिमिलर बट फिजिकली डिफरेंट फॉर्म्स इज कॉल्ड एलोट्रोपी, एंड द डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रोपीज। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो डायमंड, ग्रेफाइट, वुड, चारकोल, लैंप यानी ब्लैक लैंप, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। और ये जो और कार्बन का भी एक तरह का एलोट्रोप्स होता है। चलिए समझते हैं। अब देखिए एलोट्रोप्स किसे कहेंगे? जैसे कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फिजिकल फॉर्म को एलोट्रोप्स कहते हैं। बस इतना आपको समझना है। मैं आपको बस थोड़ा सा भी बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर जाएगा उसमें पूरा डिटेल में बताऊंगा। एक ही एलिमेंट, सपोज मन में सोचिए एक एलिमेंट है, ये एक तरह का एलिमेंट है। मान लिए कोई सा एलिमेंट कार्बन है, तो कार्बन, जैसे कि कार्बन यहां पे ले लिया, कार्बन, ये कार्बन क्या है? एलिमेंट है, ठीक। एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म, फिजिकल फॉर्म के, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फिजिकल फॉर्म, इसका फिजिकल फॉर्म एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फिजिकल फॉर्म को क्या कहा हमने? एलोट्रोप्स कहा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप कहोगे कैसे कार्बन का डिफरेंट फॉर्म है। चलिए समझते हैं। अब यहाँ पे देखो,
कार्बन का डिफरेंट डिफरेंस फॉर्म। सबसे पहला फॉर्म कार्बन को यहाँ पे हमने ग्रेफाइट लिया, ग्रेफाइट। अब देखिए इसका फिजिकल फॉर्म, ये ग्रेफाइट है। पहले हम देखिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, कार्बन का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म किस तरह से। और दूसरा हमने लिया बकमिंस्टर फ्लोरीन। आपने इसका नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो सुन लो। बकमिंस्टर फ्लोरीन, ये आप लिख लो, बकमिंस्टर फ्लोरीन। और तीसरा हो गया आपका, यहां पे देखो डायमंड, आपको पता होगा, ये आप पढ़े होंगे, डायमंड। डायमंड ये कार्बन का तीन डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म है, जिसे हम एलोट्रोप्स कहते हैं। अब देखो कैसे, चलिए समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आगे हम समझेंगे कैसे। जैसे कि डायमंड देखो, यहाँ पे डायमंड एंड ग्रेफाइट में डिफरेंट ढूंढते हैं। सबसे पहले डायमंड, डायमंड। अब देखिए डायमंड, और यहाँ पे हमने लिया ग्रेफाइट। अब देखिए डायमंड, डायमंड और ग्रेफाइट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन एक ही एलिमेंट के हैं, एक ही कार्बन के हैं। डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म है, तो इसीलिए हम इसको एलोट्रोप्स कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे डायमंड चमकता है, डायमंड क्या है, चमकता है। यहाँ पे लिख देता हूं चमकता है। डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म देख लो, चमकता है डायमंड। क्लियर, चलिए एक हो गया। तो जब ये डायमंड चमकता है तो ये ग्रेफाइट क्या है, ये डल है, डल है। अब दूसरा समझते हैं, डायमंड हार्ड है, और ये क्या है, हार्ड है, मतलब बहुत ज्यादा कठोर होता है डायमंड। क्लियर, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। ये हार्ड होता है डायमंड, ये आपको पता होगा। और ग्रेफाइट क्या है, ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है। अब देखो दूसरा, डायमंड बेड कंडक्टर है, ये बेड कंडक्टर। यानी कि बेड कंडक्टर का मतलब समझ लो कि इसमें विद्युत जो होता है, इलेक्ट्रिक का बेड जो यानी कुचालक है, ऐसे कह सकते हो। इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यानी करंट ट्रेवल नहीं करेगा। बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डायमंड, एक तरह से आप कह सकते हो। और ये ग्रेफाइट जो है, ये डल है और सॉफ्ट है। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये आप इसको नोट कर लीजिए। जबकि ग्रेफाइट क्या है आपका, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसी तरह डायमंड एक कार्बन के साथ चार कार्बन, देखो डायमंड जो होता है, ये एक कार्बन के साथ चार कार्बन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और वो भी और साथ में चार कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। डायमंड का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, इसका स्ट्रक्चर एक कार्बन के साथ चार अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, और वो भी आगे चार कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। अब ऐसे कर सकते हो, कार्बन चार बॉन्ड बना लेता है और दूसरे कार्बन के साथ, इसी तरह। और इसमें स्ट्रक्चर इसका नेटवर्क के तरह उसका काम, ये स्ट्रक्चर जो है नेटवर्क के तरह काम करता है। क्लियर, अब देखते हैं आगे। और दोनों एक ही चीज जो होता है, दोनों से जुड़े रहते हैं। क्लियर, अब देख लेते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है आपका, ये ग्रेफाइट के बारे में बात करते हैं। लेकिन जो ग्रेफाइट में एक साथ तीन और साथ, फिर जो ये जो ग्रेफाइट है कि एक कार्बन के साथ तीन और कार्बन के साथ जुड़े हुए रहते हैं। यानी कि ग्रेफाइट जो है, इसका स्ट्रक्चर अगर बनेगा तो एक कार्बन के साथ तीन और कार्बन जुड़ा हुआ रहता है। जैसे इसका समझ लो कि इसका शेप हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। ये अपना स्ट्रक्चर कैसा बनाता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। और रिंग्स के बीच वंडर वाल फोर्स होते हैं, और उसका जो रिंग्स होते हैं उसके बीच कौन से फोर्सेस होते हैं, ग्रेफाइट में वंडर वाल फोर्सेस होते हैं, ये आप नोट कर लेना। क्लियर, और आज इतना ही नहीं, एलोट्रोप्स होते हैं, और एलोट्रोप्स होते हैं, जैसे कि फास्फोरस में भी एलोट्रोप्स होते हैं। फास्फोरस का एलोट्रोप्स देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो फास्फोरस में एलोट्रोप्स, फास्फोरस फास्फोरस। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस।
पी लिख देता हूँ, समझ लेना। और यहाँ पे हो गया आपका ब्लैक फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। और यहाँ पे हो गया आपका रेड, रेड फास्फोरस। ये आपका हो गया रेड फास्फोरस। अब देखिए ये जो होता है व्हाइट फास्फोरस का जो स्मेल होता है गार्लिक होता है। कैसा होता है? गार्लिक, गार्लिक होता है, गार्लिक जैसी होती है इसकी स्मेल। अब देखो जब इसका स्मेल गार्लिक जैसी होती है तो इसको जब हम जेब में रखेंगे तो आग लग जाएगा इसमें, व्हाइट फास्फोरस में। ये मतलब समझ लीजिए कि तुरंत इसमें आग लग जाएगा, जेब में रखने के साथ ही इसमें आग लग जाएगी। लेकिन ब्लैक फास्फोरस को जेब में रखो या कपड़ा में रखो कहीं भी आग नहीं लगेगा। उसी तरह रेड फास्फोरस का भी हम लोग यूज करते हैं अपने जीवन काल में। क्लियर? इतना दूर तक हम आज रहने देते हैं आज का लेक्चर, ताकि ज्यादा बड़ा ना हो। और नेक्स्ट लेक्चर में इससे डिटेल जो भी आएगा उसको और डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर समझ में आया हो तो, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबके मोबाइल में आए, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर होकर पढ़ सको। और 11th क्लास का चैप्टर 1 था। और अब जब भी वीडियो देख रहे हो किसी भी टीचर का तो कॉपी कलम लेके बैठो और नोट्स बनाओ अपने से, वो आपके दिमाग में एक तरह से एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर? आज का वीडियो में ही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।